अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आतिफ़ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ST100 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे 21 नंबर से लेके 41 तक। सो लेट्स स्टार्ट। 20 नंबर 1 क्वेश्चन में हमारे पास है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है? इट्स डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंसीवेबल वेज इन विच ए स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन। कहता है कि ऐसा इवेंट जिसके हम एग्रीगेट्स, जितने भी पॉसिबल कंसीवेबल एग्रीगेट्स को हम अगर इकट्ठा कर लें या हमें उनके बारे में पता चल जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी पॉपुलेशन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहलाती है। जैसा कि उसने कहा है कि टॉस ए कॉइन नोज अबाउट द पॉसिबल वेज हेड एंड टेल। हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हम उसके बारे में पता होता है कि इसके 2 पॉसिबल हो हमारे पास वेज हैं, जैसे हेड एंड टेल के बारे में। उसके बाद है हमारे पास सैम्पल। व्हाट इज़ सैम्पल? सैम्पल जो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। तो सैम्पल जो है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स द क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। कि ऐसा सैम्पल, इसको हम कहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करे, विच इज़ कॉल्ड सैम्पल। तो बाय स्टडिंग द सैम्पल इट इज़ होप टू ड्रा वैलिड कंक्लूजन अबाउट द लार्जर ग्रुप। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में वैलिड कंक्लूजन्स दे सकें कि ये हमारी पॉपुलेशन जो है वो कैसी है। जैसा कि गंदम का एक ढेर होता है तो हम उसमें से कुछ दाने जो हैं वो पिक करते हैं और ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन होती है गंदम की, उसके बारे में हम बता देते हैं कि ये इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। उसके बाद जी एनी क्वांटिटी मेजर फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक एंड डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर्स एक्स बार। इसमें हमारा जो मीन होगा इसको हम एक्स बार कहेंगे और जो वेरियंस होगा उसको हम एस स्क्वायर कहेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारे पास होती है व्हाट इज़ सैम्पलिंग। एक होता है सैम्पल, एक होती है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है मेथड ऑफ सेलेक्टिंग ए सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। कि ऐसा तरीक़ाकार जिससे हमने सैम्पल को कलेक्ट करना है पॉपुलेशन से। सैम्पल क्या था? वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था, ठीक है। अब ये सैम्पल जो है हम जिस मेथड से कलेक्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग फ्रेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सैम्पलिंग फ्रेम। कहता है सैम्पलिंग फ्रेम इज़ ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि ऐसा फ्रेम जिसमें हमारे पास क्या हो, कंप्लीट लिस्ट हो किसकी? पॉपुलेशन की। फॉर एग्जांपल द लिस्ट ऑफ MSc ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑन March 30, 2020। यानी कि 30 मार्च 2021 को हमारे पास जो एडमिशन होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, अगर वो लिस्ट हमें मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी? तमाम सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगी हमारे पास वो लिस्ट जो होगी। उसके बाद है कि सैम्पलिंग के एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या फ़ायदा देती है? कहते हैं इट सेव्स टाइम एंड मनी। ये हमारा टाइम बचाती है, ठीक है, और यानी कि हमारे जो अखराजात है उसको भी कम करती है। देखें अब ये है ना कि हम ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसको मेजर करें, हम उनके बारे में कुछ रिज़ल्ट दें, तो हम क्या करते हैं? सैम्पल से ही उसके रिज़ल्ट जो है दे देते हैं। दैट्स वाई सैम्पलिंग जो है हमें हमारे टाइम भी बचाती है और हमारे मनी भी बचाती है। ए सैम्पल सर्वे कैन बी कम्प्लीटेड फास्टर दैन फुल इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये है कि पूरा प्रोसीजर करने की बजाय हम क्या करते हैं कि सिंपल सा फुल इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं? एक सैम्पल सर्वे कर लेते हैं हम और ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। इट्स वेरी क्विक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है क्विक रिसोर्सेज है, ठीक है, वेरी फास्ट रिसोर्सेज जो है सैम्पलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर कोई हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे एरिए में कितने लोग जो हैं वो किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि रैंडमली 10 या 15 बजाय ये कि हम सब लोगों को जाके पूछें कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि कुछ सैम्पल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उनमें से अगर ज़्यादा मोस्टली लोग जो हैं उसको प्रेफर कर देते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इतने लोग जो हैं, इतने में से इतने % लोग जो हैं इस पॉपुलेशन इस चीज़ के बारे में वो इसमें इत्तेफाक रखते हैं और इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है ये 26 नंबर पे सैम्पलिंग का जो मेथड होते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट्स हैज़ बीन कैरिड आउट इन ए रैंडम मैनर। यानी कि रैंडम मैनर में हमने क्या कर लेना है? सैम्पलिंग जो है वो कर लेनी है या सैम्पल जो है सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स होंगी रैंडम सैम्पलिंग की। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। ये सारी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से मुराद होता है कि हम सिंपल वे में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम इसको कर लेते होते हैं,
सिलेक्शन कर लेते होते हैं सैम्पल्स की। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि हम डाटा, हम जो ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी होती है उसकी हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टार्टम बना लेते होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टम मीन के छोटे छोटे इसके पार्ट बना देने हमने, उसके उस पार्ट्स में से हमने फिर जो सिलेक्शन करनी होती है, तो इस वजह से हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। सिस्टमेटिक वे एक सिस्टम के तहत हमने सैम्पलिंग करनी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने एक घर की, अगर हमने ओवरऑल एक सिटी की हमने सैम्पल सेलेक्ट करने हैं, तो मैं करूँगा कि एक सिस्टम के तहत पहले, यानी कि मैं फ़र्स्ट ले लिया, फर्स्ट के बाद मैं 5 नंबर चला गया, ठीक है। तो 5 के बाद मैं उसके बाद 10 पे चला जाऊँगा, 10 के बाद मैं उसके बाद 15 पे, 15 के बाद 20। तो एक सिस्टम के तहत मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा सैम्पल्स की। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये होता है कि हमारे पास मजमूआ होता है पॉपुलेशन का, तो इसमें हम क्लस्टर अलॉट कर देते हैं। यानी कि अगर मैंने पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, किसी भी चीज़ की सैम्पल कलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, तो मैं उसको इसके ग्रुप बना दूँगा, ठीक है। तो ग्रुप में से हम जो उसकी सिलेक्शन जो है ना ग्रुप वाइज कर देते होते हैं। उसके बाद है जी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट काइंड ऑफ सैम्पलिंग इन विच पॉपुलेशन यूनिट्स आर ड्रॉन इनटू सैम्पल बाय यूजिंग वन पर्सन जजमेंट। इसमें हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से सैम्पल जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम रैंडम मैनर में सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्सनल जजमेंट से हम करते हैं, जैसा कि वो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसमें डिसेबल हमारे पास जो एक कोटा होता है, ठीक है, मिनॉरिटीज़ का कोटा होता है, ठीक है। पंजाब पब्लिक सर्विस के थ्रू आती हैं जॉब्स, उसमें भी ऐसे मतलब कोटा सिस्टम होता है। सर्वेंट्स का कोटा होता है, जैसे वापडा वगैरह में जॉब्स आती हैं, तो जो ऑलरेडी जॉब होल्डर्स होते हैं उनका कोटा होता है। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग सिलेक्शन होती है वो होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसकी टाइप्स होती है, इसमें हम कहते हैं कि हमारी जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, किसी मकसद के लिए हम, ठीक है, सैम्पलिंग करें। जैसा कि अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एवरेज हाइट जो है वो 5.1 है या 5.2 हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्पज़ के लिए हम उसकी सिलेक्शन करेंगे, हम रैंडमली सिलेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद है जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जैसा कि मैंने अभी बताया, ये भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती है। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नो लॉन्गर डिटेक्टेड बाय चांस। तो इसमें हम चांस से सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि एक कोटे के तहत इसकी सिलेक्शन कर लेते होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सैम्पलिंग एरर। व्हाट इज़ सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर जो होता है, जो डिफरेंस बिटवीन एस्टीमेट ड्राइव्ड फ्रॉम सैम्पल, के ऐसा एस्टीमेट जो किससे हमें लिया हो, सैम्पल से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैम्पल से कोई भी चीज़ जो हम सेलेक्ट करते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाती है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन से हम करते हैं वो पैरामीटर कहलाती है। तो कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड ड्राइव फ्रॉम सैम्पल, उसको अदर नाम उसने कहा स्टैटिस्टिक, एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू, और हमारी जो पॉपुलेशन की वैल्यू है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामीटर से। इस टेक्निकली कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर, ठीक है। ये डिफरेंस है आपके पास x बार माइनस म्यू, दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। इसका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी आ जाता है मोस्टली, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक सैम्पल होता है, एक पॉपुलेशन होता है, उनका डिफरेंस ले लेना है मीन्स का, तो विच इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। उसके बाद है हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा होता है? कहता है द एरर विच अकर एट द स्टेज ऑफ गैदरिंग, अरेंजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर, या इसको हम कह सकते हैं देयर आर सर्टन एरर्स विच आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सैम्पलिंग बट अराइजेज इन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन इवन इफ़ ए कम्प्लीट काउंट इज़ कैरिड। कहता है डाटा कलेक्शन करते वक्त हमारे पास जो एरर हमारे पास आ सकता है, जैसा मैं किसी चीज़ की डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं मतलब फिगर आउट लिखने जा रहा हूँ, मैं उसको राइट डाउन करने जा रहा हूँ, तो क्या हुआ, मुझसे एक मिस्टेक्स हो गई। अगर मैंने किसी की एवरेज हाइट जो है वो 5.2 लिखनी थी, तो मैंने इसको 4.2 लिख लिया, ठीक है। तो जो हमारे पास मिस्टेक होती है गैदरिंग करते हुए किसी डाटा की, वो कहलाती है हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर। उसके बाद है जी डाटा की टाइप्स कितनी होती हैं, ये हमने पीछे भी वैसे पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जैसे मैंने पढ़ा था, तो डाटा की टाइप्स भी हमारे पास होती हैं कि 2 टाइप्स होती हैं डाटा की। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी, मिकदार जो है आपकी। उसके बाद है जी हमने डिस्कस करना चार्ट्स, ठीक है, और डायग्राम्स वगैरह को। तो सबसे पहले होता है हमारे पास पाई चार्ट, ठीक है, जैसा कि इसकी शेप जो है इस तरह की होती है हमारे पास पाई चार्ट की। ए पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ डिस्टेंट कैटेगरीज दैट हैव इन आवर डाटा। तो जितनी कैटेगरीज हमारे पास होगी, ठीक है, उतनी हमारे पास क्या होगी, इस कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली हमने पाई चार्ट को अरेंज कर लेना होता है, ठीक है।
तो जैसा ये इसने ये अरेंज किया हुआ है कि हमारे पास साइंस के इतने मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के इतने हैं, 10 इतने हमारे पास सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, और ये इंग्लिश के हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हमने ओवरऑल अरेंज कर लेना होता है। किसको? ओवरऑल जो हमारा डाटा होता है इसको पाई चार्ट के फॉर्म में। इसकी टोटल जो स्ट्रेंथ होती है वो 360 होती है और 180 ऊपर वाली साइड पे होती है, 180 नीचे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि आपने इसको उसके वे से फार्मूले से आपने इसकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूएट कर लेनी होती है डाटा से। उसके बाद है सिंपल बार चार्ट। इस तरह की उसकी शेप होती है। ये सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स ऑफ विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द रिप्रेजेंट। जैसा कि आपने मैचेस देखे होंगे, मैचेस में भी इस तरह के ग्राफ वगैरह जो आपको शो हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो आपकी वाई एक्सिस पे होती है और एक्स एक्सिस पे आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इस जैसे मंडे को उसने कहा है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इतनी स्ट्रेंथ है, ट्यूसडे को इतनी है, ठीक है, वेडनेसडे इतनी, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो सिंपल बार आपका सिंपल बार चार्ट ग्राफ कहलाएगा। कंपोनेंट बार चार्ट, ए बार चार्ट विच शोज within each bar the component that make up the bar. Each component is represented by section proportional in size to its representation in the total of each bar. अब इसमें क्या है कि हमारे पास के कंपोनेंट बार चार्ट में देखें एक ही बार चार्ट है, लेकिन इसके क्या बना दिए हुए हैं हमने उसके जूस बना दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स बना दिए हुए हैं। जैसे ये उसने कहा है कि सेल जो है ब्लू कलर में है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका इस कलर में है और नेट प्रॉफिट जो है आपका वाइट कलर में है। तो एक ही सिंपल बार चार्ट में ही हमने कंपोनेंट्स बार को रिप्रेजेंट कर दिया इसके छोटे छोटे कंपोनेंट बना के। उसके बाद है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट के मतलब ये है कि हमने मल्टीपल वेज में हमने सिंपल बार चार्ट को ड्रॉ कर दिया है। मल्टीपल बार चार्ट इज़ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस काइंड ऑफ चार्ट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ग्रुप बार द लेंथ ऑफ द विच आर proportionate to the values of our variable and each of which is shaded are colored differently in order to add identifications, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका ये जो शेप होती है इस तरह की, ये आपकी कहलाती है कंपोनेंट बार चार्ट के बाद हमारे पास कहलाती है मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट नहीं है क्योंकि कंपोनेंट में ये होता है कि सिंपल बार चार्ट में हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट बन जाते हैं और मल्टीपल बार चार्ट हमारे पास मोर देन वन सिंपल बार चार्ट जो है वो हमारे पास शो हो जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज आपने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की 5.2 है आपके पास और सैम्पल ऑफ 12 स्टूडेंट्स जी आपको सैम्पल दिया गया है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? सैम्पलिंग एरर जो है कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने पीछे फार्मूला, सैम्पलिंग एरर का फार्मूला होता है x बार माइनस म्यू। तो ये देखें कि उसने कहा है कि एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज़ 5.2 इंचज़। तो म्यू आपका क्या हो गया? 5.2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सैम्पल का जिक्र किया उसने, सैम्पल ऑफ 12, ठीक है। तो अब इस डाटा से हमारे पास जो चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी? एनी क्वान्टिटी मेजर्ड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज कॉल्ड any quantity measured from sample data is called statistic और statistics are denoted by English letters x bar, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से निकाल लेना है x बार निकालने का फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यू। तमाम डाटा को आपने सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। तो विच इज़ 4.8 और जो आपका पॉपुलेशन का मीन है वो गिवन है, तो x बार माइनस म्यू इज इक्वल टू निकाल लिया, तो ये आपका आंसर आ गया -0.22। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज obtained बाय प्लॉटिंग द क्रॉस फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस एंड कनेक्टिंग द पॉइंट्स सो obtained बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसमें ये होता है कि आपने जो होती हैं आपके पास फ्रीक्वेंसीज और आपके जो होते हैं मिड पॉइंट्स, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेना है। ये ऐसे इसने ड्रॉ किया हुआ है, एक को आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है और एक को आपने वाई एक्सिस पे ले लेना होता है। तो ये है जी शेप इसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी आप ले लेते होते हैं वाई एक्सिस पे, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, और ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स आपने मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं हमारे पास अपर और लोअर लिमिट जो होती हैं इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे ये 26.95 प्लस 29.95 है, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो आपका ये इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ के मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। इसको आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा कि आपने ये ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद होता है जी हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ adjacent rectangulars whose bars are marked off by class boundaries along the x-axis and whose height are proportional to the frequency associated with the respective classes। अब इसमें आपने ये करना है कि आपने x-axis पे ले लेनी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है आपकी
वो आपकी वाई एक्सिस पे ही रहेगी। तो इस तरह का आपका जो ग्राफ बनेगा वो कहलाएगा आपका हिस्टोग्राम। और जो इसको हम कहें कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो होता है वो कहलाता है हिस्टोग्राम। अच्छा, ये एक MCQs काफ़ी बार रिपीट होता है कि एक होता है हिस्टोरीग्राम और एक होता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोरीग्राम जो होता है वो टाइम सीरीज का ग्राफ कहलाता है, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है वो कहलाता है हिस्टोग्राम। उसके बाद होता है जी फ्रीक्वेंसी कर्व। कहता है व्हेन द frequency polygon is smooth we obtain the may be called we obtain what may be called the frequency curve। अच्छा, ये होती है ये आपके पास, अगर मैं कहता हूँ कि हमने अभी ड्रॉ किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है कि आपने ऐसे शेप्स इस तरह की आपके पास बन जाती है, ठीक है, इस तरह की। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अगर मैं एक स्मूथ सी कर्व जो है यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, इसको छोटी छोटी ऐसे, मतलब ऐसे स्मूथ सी कर्व, तो ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कर्व। ये स्मूथली जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, अगर हम उसको स्मूथली ड्रॉ करें तो वो बन जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व। वेरियस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व की ये देखें जी, ये सिमेट्रिकल जब होगी आपके पास तो आपकी शेप जो होगी इस तरह की बनेगी। सिमेट्रिकल कि आपकी दोनों साइडों पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये वाला, ये शेप जो होती है आपकी कहलाती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल कर्व कहलाती है। दोनों साइडों पे ये एरिया और ये एरिया दोनों जो है बराबर होते हैं, विच इज़ कॉल्ड। अब इसकी 2-3 और शेप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिवली स्क्यूड और एक होती है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड ये होगी कि जिसका राइट टाइल वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगर जिसका ये एरिया ज़्यादा होगा वो कहलाएगी पॉजिटिवली स्क्यूड, और जिसका लेफ़्ट वाला एरिया हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वो कहलाएगी नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये नेगेटिवली स्क्यूड, इसका लेफ़्ट एरिया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या हुआ कि आपका जो राइट वाला एरिया है वो बढ़ जाएगा, ये वाला एरिया कहलाएगा। तो ये है कर्व सिमेट्रिकल, ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी आपके पास। तो ये मैंने इसकी शेप बनाई हुई है कि राइट टेल जो है लॉन्गर हो तो ये बन जाती है पॉजिटिव स्क्यूड, और जो इसकी लेफ़्ट टेल आपकी लॉन्गर होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड बन जाती है। एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व और यू शेप्ड कर्व वो भी इसी तरह की आपकी हो सकती हैं कि एक्सट्रीमली स्क्यूड मतलब ये होता है कि इसमें बिल्कुल फ्लैटनेस ही है, इसकी स्क्यूड जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह की हो सकती है। और उसके बाद जो आपकी यू शेप कर्व कहता है कि अगर कोई कर्व ऐसे मतलब इस तरह की आपके पास बन जाए, ठीक है, तो डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन की फॉर्म में आ जाए, तो वो कहलाता है आपका यू शेप कर्व। उसके बाद है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्युलेटिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कॉम्युलेटिव का मतलब होता है मजमुआ। तो इफ़ वी स्टार्टिंग एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी टेबल कॉलम वाइज वी ऑब्टेन द कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम पहले ये देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि जैसे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 7, ठीक है, तो ये है आपके पास कॉम्युलेट उसका जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ठीक है, एफ इसको रिप्रेजेंट करूँगा। और जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम इनको ऐड करते जाएंगे। जैसे ये पहली हमारे पास 2 आ गई, 2 में मैंने 4 ऐड किया तो हमारे पास 6 बन गया, 6 में मैंने ये 6 ऐड किया तो हमारे पास 12 बन गया, ठीक है, और 12 में ये 7 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 19। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है कि आपने डिस्कस करना है कि ग्राफ का, अब जो इसका ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, द ग्राफ ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर ओजिव, ठीक है। तो ये MCQs में काफ़ी क्वेश्चन आता है। ग्राफ ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कह सकते हैं इसको, और ओजिव भी कह सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारा जो पार्ट नंबर C होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।